सोल प्रोप्राइटरशिप हमने कवर कर लिया है। उसके बाद सेकंड हमने एचयूएफ कवर कर लिया है। नंबर थर्ड पार्टनरशिप हमने कवर कर ली है। पार्टनरशिप भी क्या कर लिए, कवर कर लिए। आज की क्लास में हम करेंगे कॉरपोरेट सोसाइटीज या कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आज के सेशन में करने वाले हम कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, एंड कल की क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आऊंगी उसमें। तो एक बार आएंगे सभी, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। यस, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है पर्संस की हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। तो देखिए इनका क्या मेन मोटिव नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, वेलफेयर के रिगार्डिंग वर्क किया जाता है जो भी इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। यानी कि इसका ये एक्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, इसके अंदर इसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है। ठीक है, द कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जो इसके पास जो कैपिटल निकल के आती है वो कैपिटल कहाँ से आती है, इनके मेंबर से आती है। ठीक है, द सोसाइटी एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के बाद क्या हो जाता है, समिति को एक पृथक कानूनी पहचान प्राप्त हो जाती है। जैसे हमारी कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन के बाद कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती है उनकी क्या हो जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। यहाँ पर देखिए बेसिकली होता क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 10 से 12 मेंबर मिलकर के इकट्ठा अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं, और जो उनके पास जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, वो पैसे जब इकट्ठा कर लेते हैं तो जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन सभी के वेलफेयर के लिए क्या करती हैं, ये वर्क करती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग हो जाती है, कोऑपरेशन के रिगार्डिंग हो जाती है, जो हमारे मैन्युफैक्चर हो जाते हैं उनके लिए हो जाती है, रिटेलर्स के लिए होती है, कंज्यूमर्स के लिए होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, और जिस भी चीज के लिए ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसकी वेलफेयर के लिए वर्क करती है। जैसे मैन्युफैक्चर के लिए अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो मैन्युफैक्चरर्स के हक और अधिकार के लिए वर्क करती है। ठीक है, वहां पे वो अपने मेंबर्स को फुल सपोर्ट करती है, और सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी आपको धीरे धीरे। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। इसमें क्या होता है, इसका एक तो आपको एक्ट याद रखना है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन मोटिव नहीं होता। क्या होता है, वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स होते हैं उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग क्या करती है, ये वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारे फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके। वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, ये स्वैच्छिक सदस्यता होती है, यानी कि किसी पर ये थोपी नहीं जाती, अपनी मर्जी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एंटर करना चाहते हैं तो आप आसानी से जाकर उसमें एंटर कर सकते हैं। वहां पर जो आपकी फीस होती है वो आपको देनी पड़ती है, वो पर मंथ भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, किसी भी बेसिस पर वो हो सकती है। ठीक है, ज्वाइनिंग एंड लिविंग द सोसाइटी इज वॉलेंट्री, यानी कि समाज में शामिल होना और छोड़ना क्या होता है, स्वैच्छिक होता है, आपकी इच्छा पर डिपेंड होता है। लीगल स्टेटस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जब आप अपनी इसका कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसके बाद क्या मिल जाती है, इसका लीगल स्टेटस इसको मिल जाता है, और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। ठीक है, द सोसाइटी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। लिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपने सभी ने हमने पढ़ा है, देखिए सोल प्रोप्राइटर, मैं सारी चीजें आपको रिकैप कराते हुए चलूंगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि सिंगल ओनर होता है, सारा वर्क उसे ही करना पड़ता है, सारी लाइबिलिटी उसी की होती है, तो अनलिमिटेड होती है। उसके बाद हमने किया था एच किया था ना। एच में क्या होता है, कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, एंड बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, अदर मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टनरशिप, क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ा था। पार्टनरशिप में क्या होता है, जो आपकी जनरल पार्टनरशिप होती है, जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, आपके पर्सनल एसेट्स भी यूज किए जा सकते हैं लाइबिलिटी के लिए। लेकिन एलएलपी हमने पढ़ा था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, जो वन पर्सन होता है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, एंड रेस्ट ऑफ द जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है रिगार्डिंग देयर शेयर्स।
ठीक है। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है रिगार्डिंग देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। जितना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर, उस तक ही उसकी क्या होती है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है। कंट्रोल इज द हैंड ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। इसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए 20 पर्सन की कमेटी है, तो 20% में से उनकी चॉइस पर एक पर्सन को क्या किया जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा उसके अंदर। ठीक है। वो सारे क्या करता है, कंट्रोल को देखता है अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। ठीक है। द मैनेजमेंट इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। प्रबंध लोकतांत्रिक रूप से क्या होता है, निर्वाचित किया जाता है। मोटिव इज म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। इसका मेन मोटिव क्या होता है, द गोल इज सर्विस नॉट प्रॉफिट। यानी कि क्या करते हैं, म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर के रिगार्डिंग वर्क करते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने की कोई भी बात नहीं की जाती है। ठीक है। आई होप आप लोग सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चलें। यस। अब इसके बाद एक बार इसकी मेरिट्स की बात कर लेते हैं। मेरिट्स क्या क्या होती है इसमें, देखो, इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, वन मैन वन वोट, इसको इंपॉर्टेंट याद करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट। वन मैन वन वोट इसमें होता है, जैसे 20 मेंबर अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में है तो 20 मेंबर ओनली 20 ही वोट कर सकते हैं, यानी कि एक मेंबर एक वोट ही कर सकता है, इससे ज्यादा वोट वो नहीं कर सकता। इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि वन मैन वन वोट किस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। तो वन मैन वन वोट किससे आता है, हमारा कॉर्पोरेट सोसाइटीज के अंतर्गत आता है। तो इसको आपको अच्छे से नोट करके लिख लेना है। ठीक है। एवरी मेंबर हैज वन वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। प्रत्येक सदस्य को चाहे उसका पूंजी योगदान कितना भी हो, केवल एक मत का अधिकार होता है। यानी कि इसका मतलब यही नहीं है कि मान लीजिए ए एंड बी दो मेंबर्स हैं, एक ने 5 लाख कंट्रीब्यूट कर रखी है कैपिटल, बी ने 2 लाख कंट्रीब्यूट कर रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ने ज्यादा कर रखी है तो भाई वो ज्यादा उसको वोटिंग राइट्स होंगे, नहीं, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स होता है और वन वोट ही आप कर सकते हैं। ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो ये अच्छी बात है कि आपके पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं किया जाएगा। स्टेबल एग्जिस्टेंस इसमें देखा जाता है, डेथ इंस्टेंटरी बैंक्रप्सी ऑफ मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी। इसमें नहीं है कि कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, पागलपन कोई हो जाता है इसमें मेंबर, तो आपका जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है वो बंद हो जाएगी। जैसे पार्टनरशिप हमारी बंद हो सकती है ना, लेकिन कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज में ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें क्या रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है आपकी। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, संचालन में क्या होता है, किफायत होती है। रिस्क ऑफ बैड डेट इज लो एज मेंबर्स आर लॉयल एंड कोऑपरेटिव। देखिए, इसमें प्रॉफिट मोटिव की हम बात करते ही नहीं है, हम सभी के वेलफेयर के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, सभी को साथ लेकर हम चलने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिस्क ऑफ बैड डेट होता है, लो मेंबर्स, क्योंकि सारे मेंबर्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के लॉयल होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो आपका इकोनॉमी जो आपके ऑपरेशन होते हैं, जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं, वो सारे स्मूथ वे में चल रहे होते हैं। ठीक है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंजॉय गवर्नमेंट एड लाइक सब्सिडीज, लो इंटरेस्ट लोन्स एंड टैक्स एग्जम्पशन। यानी कि गवर्नमेंट क्या कर देती है, आपको टैक्स आपका एग्जम्प्ट कर देती है, लो इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडीज मिल जाती है। तो ये सारी एडवांटेज आपको मिल जाती है किसके अंदर, कॉर्पोरेट सोसाइटीज के अंदर। ईज ऑफ फॉर्मेशन, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को बनाना चलाना बहुत आसान होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर सिंपल एंड रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। ये एक और आपको लिख के ले लेना है मिनिमम मेंबर्स की, यहाँ पर आपको कि मिनिमम मेंबर्स आपके 10 होने चाहिए। ठीक है। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, सभी एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के रिगार्डिंग आपने क्या क्या चीजें आज की क्लास में स्टडी की है। तो देखिए 1912 इसका एक्ट है, 1912 एक्ट आपका है। ठीक है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज है, कॉर्पोरेट सोसाइटीज एक्ट 1912 है। मिनिमम मेंबर्स आपको कितने होने चाहिए बच्चे, 10 मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए। एंड वन मैन वन वोट का जो ये सिद्धांत है, ये किस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से निकल के आता है, तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से निकल कर आता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। इसके अलावा और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। हाँ, एक एक्ट और याद रखना है आपको सभी को, अभी तक हमने पढ़ा है ऐसी उसका सोल प्रोप्राइटरशिप के रिगार्डिंग कोई भी आपका एक्ट नहीं है। एचयूएफ का क्या है, हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है। ठीक है। क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है हमारा, 1956 है। उसके बाद आ जाता है हमारा पार्टनरशिप का एक्ट क्या है, 1932 1932 हमारा एक्ट है पार्टनरशिप का। एंड एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट हमारा क्या है, 2008 के अंदर ये आया था। एंड उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट कितना है हमारा, 1912 है। ठीक है। तो सारी चीजों को हमें याद करते हुए चलना है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारा क्या है,
एंड मिनिमम मेंबर्स इसमें याद रखनी है आपको 10 होते हैं। ठीक है, इसकी कुछ देखिए मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी हर एक फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की आपको देखने को मिलेगी। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अब जितने मेंबर्स होंगे वो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतने ही हमारे पास रिसोर्सेज रहेंगे, उससे ज्यादा रिसोर्सेज नहीं हो सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन भी हमारी देखने को मिल सकते हैं। कैपिटल डिपेंड्स ऑन मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कैपिटल डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है कि जो मेंबर्स जितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उस पर ही क्या करती है वो डिपेंड करती है। विच आर यूजुअली स्मॉल, यूजुअली क्या देखने को मिलती है वो स्मॉल देखने को मिलती है। ठीक है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, अप्रभावी प्रबंधन भी आपको देखने को मिल सकता है। मेंबर्स वर्किंग वॉलेंट्री मे नॉट बी प्रोफेशनली ट्रेंड, तो मैंने जो यहाँ पर जो भी वर्क करते हैं, जो पर्सन होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आते हैं। उनके पास देखिए कोई स्पेशल स्किल नहीं होती है, यानी कि वो ट्रेन पर्सन नहीं होते हैं। अगर आपका मन करता है आप भी ऐसे से जाके कॉर्पोरेट सोसाइटीज में क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, बस आपको कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ स्किल की रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, नहीं, इसमें ऐसा कुछ ही नहीं होता। तो इसलिए इसमें क्या देखा जाता है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट देखने को आपको मिलेगा। लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता की कमी होती है क्योंकि बिजनेस सीक्रेट्स आर डिफिकल्ट टू मेंटेन। आप देखिए मेंबर्स इतने सारे हो जाते हैं और सारे अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे एक ही जगह के पर्सन हो, जैसे एसयूएफ में होता है, लेकिन इसमें पर्सन सभी अलग अलग हो सकते हैं। तो लैक ऑफ सिक्रेसी इसमें देखने को मिल सकती है आपको। गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। सोसाइटीज मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर ऑडिटिंग एंड फंक्शनिंग, समितियों को ऑडिट और संचालन के लिए सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। और याद रखना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपल्सरी होता है। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप में जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसका ऑप्शनल होता है, लेकिन जो आपकी एलएलपी होती है उसका कंपलसरी होता है। ऐसे ही जो आपका कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज होती है उनका भी कंपलसरी होता है। ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मतभेद आपके देखा जाता है। अब देखिए जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे, जैसे हम भी किसी भी घर में बात करते हैं, जितने ज्यादा पर्सन होते हैं सब में कंफ्लिक्ट होता है, क्यों, उन सबके जो विचार होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे जब कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी उनके ओपिनियंस में क्या मिलेगा, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स में लीड टू डिसीजन मेकिंग डिले, सदस्यों के बीच मतभेद निर्णय लेने में कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को मेरिट्स एंड लिमिटेशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगे। अब आगे चलते हम टाइप्स देखते हैं। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज हमारे कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। अब देखिए जब हम इसमें नाम ही आ गया कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो जो ये सोसाइटीज होंगी, जो ये सीआर होंगी, ये कंज्यूमर के वेलफेयर को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए गठित की जाती है, जो उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, द सोसाइटी एम्स एट एलिमिनेटिंग मिडल मैन टू अचीव इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, समाज का उद्देश्य संचालन में किफायत प्राप्त करने के लिए बिचौलियों को समाप्त करना होता है। अब देखिए ये जो सोसाइटी होती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका काम क्या होता है, ये क्या करती है, डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वहां से सामान को परचेज करती हैं, जितनी भी गुड्स होती हैं सब परचेज करके लेके आएंगे अपने पास और डायरेक्ट अपने मेंबर्स को सेल कर देंगे। ये आउटसाइडर को सेल नहीं करेंगे, ये किसको सेल करेंगे, जो इनके मेंबर्स होंगे। और रीजनेबल प्राइस पर गुड्स मिल जाएंगे क्योंकि बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं रहेगा। ठीक है, मिडल मैन के ना रहने से आपका जो प्राइस रहेगा वो भी रीजनेबल रहेगा, क्वालिटी भी आपकी अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये कौन वर्क करता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये वर्क करती हैं। ठीक है, ये क्या काम करेंगे, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से अपना गुड्स को परचेज करेंगे और अपने पास ला के रखेंगे, सोसाइटी के अंदर जो इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वहां से ही अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इट परचेजेस गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर्स एंड सेल्स गुड्स टू द मेंबर्स। ठीक है, तो जो मैंने बताया ये यही करते हैं, एक थोक व्यापार से सीधे बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है और उन्हें अपने सदस्यों को बेच देता है। प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी और परचेज मेड बाय द इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट की बात करते हैं कि अगर देखिए परचेज करके ला रहे सामान, जा रही सी बात है, उसके थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा ही चार्ज करेंगे सभी मेंबर से। ठीक है, ज्यादा नहीं, रीजनेबल प्राइस पर उनको देंगे, उससे उनको प्रॉफिट भी होगा। तो जो ये प्रॉफिट होगा या तो ये अपनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के रेशियो से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, या फिर जिस मेंबर ने जितना जितना परचेज किया है सामान उसके बेसिस पर उसके रेशियो निकाल कर क्या कर लेंगे, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये काम किसका होता है, हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। ठीक है,
आगे देखेंगे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं, इसमें देखेंगे सच सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। इसमें क्या की जाती है, ये इसलिए बनाई जाती है जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। स्मॉल जो उत्पादक होते हैं जो वस्तुएं बनाने का काम करते हैं उनकी हेल्प के लिए बनाई जाती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है। The members consist of producers who wish to obtain reasonable prices for their output. The society aims to eliminate middlemen and improve the competitive position of its members. It performs marketing functions like transportation, warehousing, packaging, etc., and sells the output at the best possible price. Profits are distributed according to each member's contribution to the pool of the output. ठीक है, इसको एक बार हिंदी में भी रेडी कर लेते हैं। इसमें क्या है, ऐसी समितियां छोटे उत्पादकों को उनके उत्पाद बेचने में सहायता करने के लिए स्थापित की जाती है। ये क्यों बनाई जाती है, जो छोटे जो उत्पादक होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए बनाई जाती है क्या, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं। ठीक है। इन समितियों के सदस्य हैं वे उत्पादक होते हैं, यानी कि इसके मेंबर्स कौन होते हैं, वो होते हैं जो अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि इसमें क्या होते हैं, जितने भी स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इकट्ठा मिलकर क्या बनाते हैं, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं। समिति का उद्देश्य क्या होता है, इसका बिचौलियों को समाप्त करना होता है, जो मिडल मैन होते हैं उनको हटाना होता है, और अपने सदस्यों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत करना होता है। देखिए जितने ज्यादा मिडल मैन होते हैं उससे ज्यादा हमारी चीजें खराब होती चली जाती है। ठीक है। तो ये सोसाइटीज क्या करती है, बीच से मिडल मैन को हटा देती है और क्या करती है, स्थिति को मजबूत बनाती है, जो प्रतिस्पर्धा जो कॉम्पिटेटिव जो स्पिरिट होती है उसको अच्छा कर देती है, हमारे जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनकी। यह क्या प्रोवाइड कराती है अपने मेंबर्स को, परिवहन देती है, ट्रांसपोर्ट देती है, गोदाम वेयर हाउसिंग के पैकेजिंग आदि जैसे विपणन कार्य करती हैं, और उत्पादों को सर्वोत्तम संभव मूल्य पर बेचती हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करती है, अच्छे खासे रीजनेबल प्राइस पर क्या करती है, सेल करती है, जिससे कि प्रॉफिट क्या होता है आपका अच्छा होता है। लाभों का वितरण सदस्यों के उत्पादन योगदान के अनुसार किया जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें भी प्रॉफिट होगा तो इसमें प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितने भी जो जिस जिस इसके अंदर जो भी मेंबर्स है, जितने भी प्रोड्यूसर्स इसके अंदर मेंबर्स है, उन्होंने जितना जितना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया होगा उसके बेस पर क्या करेंगे, हम इसमें प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, किसान सहकारी समितियां। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी किसान भाई होते हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके जो फसलें होती है उनको अच्छे माल पर अच्छे अच्छे प्राइस पर सेल करने के लिए सोसाइटीज बनाई जाती हैं। These societies are established to protect the interest of farmers by providing better inputs for farming activities. ठीक है। फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए बेटर इनपुट्स प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, यानी कि इसमें बीज अच्छे प्रोवाइड किए जाते हैं रीजनेबल प्राइस पर आपको। ठीक है। द मेंबर्स कंप्राइज फार्मर्स हु विश टू जॉइंटली टेक अ फार्मिंग ऑन अ लार्ज स्केल। Such societies provide better quality seeds, fertilizers, and machinery, thereby increasing productivity एंड रिटर्न्स टू द फार्मर्स। यानी कि ये क्या करती है, इतना अच्छा इनपुट प्रोवाइड कराती है फार्मर्स को, जिससे कि उनका आउटपुट जो निकलेगा वो काफी अच्छा निकलेगा। इनपुट में क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि सीड्स आपको ने दे दिए अच्छे से, फर्टिलाइजर्स दे दिए, यानी कि जो उर्वरक होते हैं वो सारी चीजें देना, एंड मशीनरी को प्रोवाइड करा रहा है, जिससे कि क्या कर सकते हैं, वो एक अच्छी खासी लार्ज स्केल पर क्या कर सकते हैं, अपनी फसलों को उगा सकते हैं। ठीक है। जिससे कि क्या होगा, उनके जो आप अच्छी क्वालिटी का अगर आप बीज यूज करोगे, सीड यूज करोगे, तो जाहिर सी बात है उससे आपकी क्या होगी, फसल काफी अच्छी होगी। दिस नॉट ओनली इम्प्रूव्स द टेक्निक्स ऑफ द कल्टिवेशन बट ऑल्सो हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लो यील्ड एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। ठीक है। ये क्या करते हैं, यह न केवल खेती की तकनीकों में सुधार करती है बल्कि कम उपज और भूमि के टुकड़ों में बंटवारे जैसी समस्याओं को भी हल करती हैं। ठीक है। कौन करती है हल, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है। ये 5 तरीके की हमारी सोसाइटीज होती है, तो सबको अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड इजी क्रेडिट ऑन रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। यानी कि क्या करते हैं, इसमें जो क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं इसमें मेंबर्स होते हैं। ठीक है। आप सभी को पता है मिनिमम मेंबर्स 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमारे क्या होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है। अभी जितने भी मेंबर्स है इसके अंदर, अब देखो किसी को क्या है कि आपको लोन लेना है, किसी को अगर आप बैंक के पास जाओगे तो आपको हायर रेट पे आपको लोन मिलेगा, लेकिन जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ये अपने मेंबर्स को कम इंटरेस्ट रेट पर क्या प्रोवाइड कराती है, लोन प्रोवाइड करा देती है। ठीक है। तो द मेंबर्स comprise persons who seek financial help in the form of loans. Such societies protect members from exploitation of by money lenders who charge high interest rates
These societies provide loans from the capital and deposits collected from the members and charge low interest rates. ठीक है। ऋण सहकारी समितियों की स्थापना सदस्यों को उचित शर्तों पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। इन समितियों के सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें ऋण के रूप में वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसी समितियां सदस्यों को उन साहूकारों के शोषण से बचाती हैं जो ऊंचे ब्याज दर पर ऋण देते हैं। ये समितियां सदस्यों से एकत्र की गई पूंजी और जमा राशियों से ऋण प्रदान करती है और कम ब्याज पर दर वसूलती है। ठीक है। आगे समझ में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं। मेनली इसमें क्या किया जाता है, जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको कम प्राइस पर यानी कि कम इंटरेस्ट रेट पर क्या प्रोवाइड कराया जाता है, लोन प्रोवाइड कराया जाता है। किसके द्वारा, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा। ठीक है। इसके अंदर जो लास्ट होती है हमारी वो होती है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि आपको अपना मकान बनाने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है। तो जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ये उसी में हेल्प करती है पर्सन को। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम who wish to obtain residential accommodation at lower cost. The members of these societies are individuals who want to construct houses or flats either jointly or individually on plots provided by the society. The main aims is to solve the housing problems. Main aim क्या होता है इसका, housing problem को solve करना होता है of members by allowing payment in easy installments. ठीक है। आवासीय सहकारी समितियां समिति आय वाले लोगों की सहायता के लिए स्थापित की जाती हैं ताकि वे कम लागत पर आवास प्राप्त कर सकें। इन समितियों के सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए भूखंडों पर सामूहिक व्यक्तिगत रूप से मकान फ्लैट बनाना चाहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सदस्यों की आवासीय समस्या का समाधान करना और उन्हें किस्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान करना है। यानी कि इसमें क्या है, अगर आपको देखिए क्या चाहिए, अपना मकान चाहिए, फ्लैट बनाना चाहते हैं, ठीक है, कोई फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, चाहे आप सिंगल परचेज करना चाहते हो या फिर आप ज्वाइंट परचेज करना चाहते हो, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ये आपकी किसमें हेल्प करती है, आपका सपना पूरे करने में मदद करती है। आपका मकान बनाने का जो सपना है उसको पूरा करने में मदद करती है और आसान किस्तों पर आपको क्या दे दिया जाता है, लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है। किसके द्वारा, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट बताएंगे सभी क्या है, 1912 इसका एक्ट है। वन मैन वन वोट का जो नारा है वो किसके अंदर दिया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर दिया जाता है। मिनिमम मेंबर्स इसके कितने होते हैं बच्चे, 10 इसके मिनिमम मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। 5 इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने पढ़ी है, क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर, हमारा हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, मार्केटिंग होती है, फार्मर्स होती है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो ये हमने 6 पढ़ी है, नंबरिंग गलत है, ठीक है, नंबरिंग को पे मत जाना। 6 हमने पढ़ी है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, फार्मर्स, क्रेडिट एंड हाउसिंग। ये सभी क्या होती है, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है। तो ये थे हमारी आज का टॉपिक फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब मैं आपके लिए एमसीक्यू लेकर आई हूँ, तो एमसीक्यू करेंगे अभी। ठीक है। Which of the following is the main objective of cooperative society? सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? To earn maximum profit, अधिकतम लाभ कमाना। To promote mutual help and welfare, पारस्परिक सहायता और कल्याण को बढ़ावा देना। To control market prices, to attract foreign investment। तो सभी अब आंसर्स देंगे, सभी का आंसर्स आना चाहिए। ठीक है, सभी का आंसर्स आना चाहिए। अब अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आप आसानी से पूछ भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इसमें, टू प्रमोट म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क फॉर सर्विस नॉट प्रॉफिट। देयर गोल इज म्यूचुअल बेनिफिट एंड कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम कौन करती है, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अंडर विच एक्ट मस्ट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बी रजिस्टर्ड। किस एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्टर होना पड़ता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग फॉलोड इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सहकारी समिति में मतदान का कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? तो मैं आपको बता चुकी हूँ बार बार, वन मैन वन वोट का जो हमारा ये सिद्धांत है ये अपनाया जाता है किसके द्वारा, सीआर के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, सीएफ के द्वारा। ठीक है।
तो वन मैन वन वोट। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एम्स टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर गुड्स। ठीक है, अब आपसे बता दिया है कि जो सामान में जो छोटे उत्पादक होते हैं अपने सामान बेचने में सहायता करता है, ये कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा वर्क किया जाता है? प्रोड्यूसर्स के द्वारा, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, क्रेडिट के द्वारा। तो क्रेडिट में तो भाई उधार दिया जाता है, तो ये नहीं होगा। हाउसिंग में हमारा घर बनाने का काम किया जाता है, ये भी नहीं होगा। ए एंड बी के बारे में बताएंगे अभी आप। उत्पादक सहकारी समिति, विपणन सहकारी समिति, क्या इसका राइट आंसर होगा? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी? बताएंगे सभी क्या इसका राइट आंसर होगा। यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव परफॉर्म्स फंक्शंस लाइक स्टोरेज, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू द हेल्प प्रोड्यूसर सेल एट फेयर प्राइसेस। यानी कि ये सारी चीजें इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है अपने मेंबर्स को, जिससे क्या कर सकेंगे, ये आसानी से अपने सामान को सेल कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं इनको दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रॉफिट्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो प्रॉफिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेंबर्स के अंदर? मेंबर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मेंबर्स आउटपुट और परचेजेस, बोथ ए एंड बी, या नंबर ऑफ वोट्स? तो नंबर ऑफ वोट्स तो देखो सबका वन ही है, तो वन तो में तो क्या ही आप उसको करोगे, तो वन तो गलत, ये ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाएगा हमारा। तो मेंबर्स की कैपिटल के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर, या मेंबर्स के आउटपुट और परचेजेस के बेसिस पर, या फिर बोथ ए एंड बी? तो देखिए दोनों ही ऑप्शन के बारे में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन के बारे में हमने पढ़ा है। सो राइट आंसर ही क्या हो जाएगा हमारा? ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स आइदर ऑन मेंबर्स कैपिटल और द वॉल्यूम ऑफ देयर ट्रांजेक्शन्स विद द सोसाइटी। ठीक है, यानी कि आप जितने ट्रांजेक्शन करोगे सोसाइटी के साथ, उसके बेसिस पे ही आपको प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर आपने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में, उसके बेसिस पर भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों ही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड्स लोन्स टू इट्स मेंबर्स एट लो इंटरेस्ट रेट्स? इजी क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जब लोन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अनलिमिटेड, लिमिटेड, जॉइंट या वेरिएबल? तो इसका आंसर आप सभी देंगे अभी कमेंट सेक्शन में, सभी का आंसर आना चाहिए। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, तो क्या हो जाएगा इसका हमारा? बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगा। द मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द कैपिटल ऑफ द सोसाइटी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और सभी की मैंने आपको बता दी थी कि एचयूएफ में कैसी लाइबिलिटी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसी होती है, पार्टनरशिप में कैसी होती है, एलएलपी में कैसी होती है। ठीक है, सभी को आपको एक नोट्स में बना के रख लेना है, वन लीनियर नोट्स बनानी है, ज्यादा एक्स्ट्रा नोट्स आपको नहीं बनानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? कौन सा फीचर नहीं है? वॉलेंट्री मेंबरशिप होता है भाई। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है? नहीं, लिमिटेड होती है, अभी हमने पढ़ा है। लीगल स्टेटस आपको देखने को मिलता है जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, तो उसका लीगल स्टेटस आ जाता है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, लोकतांत्रिक क्या होता है? प्रबंधन होता है। तो यस, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कोई भी इसकी फीचर्स नहीं होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी हमारी देखने को मिलती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पर होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच टाइप ऑफ कोऑपरेटिव हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एट अ लो कॉस्ट? ठीक है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की जब हम बात करते हैं तो अपने हाउस के रिगार्डिंग हम बात कर रहे होते हैं, तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच प्रिंसिपल गवर्न्स डिसीजन मेकिंग इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज? सहकारी समितियों में निर्णय लेने का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रॉफिट मोटिव, या प्राइवेट ओनरशिप? तो सहकारी समिति में निर्णय लेने का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो लोकतांत्रिक नियंत्रण देखने को मिलता है हमारा वहां पर। सेंट्रलाइज कंट्रोल तो होता नहीं है, ठीक है, या एक पर्सन ही अपना हुक्म चलाएगा, वहां पर नहीं। प्रॉफिट मोटिव भी वहां पर नहीं देखने को मिलता, प्राइवेट ओनरशिप भी नहीं होती। तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल हमारा वहां पर देखने को मिलता है। ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन डेमोक्रेटिकली बाय द इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनमें से कौन सा आपकी लिमिटेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिगार्डिंग। इजी फॉर्मेशन है, लैक ऑफ सीक्रेसी, लिमिटेड लायबिलिटी या गवर्नमेंट सपोर्ट। तो इजी फॉर्मेशन इट इज अ मेरिट हो जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी मेरिट है हमारी, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है तो मेरिट है, लैक ऑफ सीक्रेसी इसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा लिमिटेशन में, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु मैनेजेस आ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करता है। प्रोमोटर्स करती हैं, मैनेजिंग कमेटी करती है, गवर्नमेंट ऑफिसर करती हैं या फिर रजिस्ट्रार करता है। तो सभी को पता है जो मैनेजर इलेक्ट किया जाता है मेंबर्स के द्वारा, तो उसी वो क्या करता है, सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करने का काम करता है। तो मैनेजिंग कमेटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ट्रू। ठीक है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग आपको बताना है ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है। दे हेल्प कंज्यूमर्स परचेज गुड्स, they assist producers in obtaining inputs and selling output, they give loans to members, they build house for members। तो यहाँ पर ना लोन की बात हो रही है ना हमारे आउट हाउस के रिगार्डिंग बिल्ड करने की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी एंड डी तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, दे असिस्ट प्रोड्यूसर्स इन ऑब्टेनिंग इनपुट्स एंड सेलिंग आउटपुट्स। ठीक है, उत्पादक सहकारी समितियां छोटे उत्पादकों को आवश्यक सामग्री खरीदने और अपने उत्पाद सामूहिक रूप से बेचने में मदद करती है ताकि उनकी सौदेबाजी शक्ति क्या हो, बढ़े। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू फार्मर्स। जब हम फार्मर्स की बात करें तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंश्योर। सहकारी समितियों पर सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित करता है। सीक्रेसी ऑफ ऑपरेशंस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्राइवेट ओनरशिप। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 करके आप लोगों को आंसर लिखना है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है।